हेलो दोस्तों, संतोष सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। वर्ण वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रहा है ना, तो जो हमारी ध्वनि निकल रही है वही हमारा क्या है, वर्ण है। इकाई नहीं हो सकता है। यानी वर्ण जो है हिंदी भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। जैसे में अ, आ, क, ट, म कुछ भी ले सकते हैं। अ, आ या क, ख, ग, घ, जो भी अक्षर होगा वह सब हमारा क्या होता है, वर्ण कहलाएगा। कि वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। ठीक है ना, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जो स्वर होता है अ से लेकर अ तक, और जो व्यंजन होता है वह क से लेकर ह तक। इसके अलावा अयोगवा यानी दो अयोगवा होते हैं, और जो दो अयोगवा होता है वह होता है अंग और अ। यानी अंग और अ को हम लोग अयोगवा कहते हैं। अंग और अ को अयोगवा कहते हैं। अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और अ को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अयोगवा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका अनुस्वार है और दूसरा आपका क्या है, विसर्ग है। यानी अंग अनुस्वार और अ विसर्ग है। उसके बाद जो है वर्ण में आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4। और वो जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं वह है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है ना। याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में आपके 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, और वह जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं वह आपके हैं कछ, त्र, ज्ञ और स्र व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन को ही हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन को हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और यह जो है 2 होता है, और वह जो होता है अड़ अड़। ठीक है ना, यानी ड के नीचे बिंदु, ठीक है, और ढ के नीचे बिंदु, ये जो 2 हमारा वर्ण बना है अड़ अड़, ये जो है हमारा द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 11 और 33 44, 11 और 33 मिलकर कितना हो जाएगा, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। यानी यही जो 52 दिखाया गया है यह हमारा क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है ना। इसलिए आप याद रखेंगे कि वर्णों की संख्या क्या होती है, 52 होती है। और जो वर्णों की संख्या 52 होती है यहाँ पर सभी को दर्शा दिया गया है। यानी स्वर 11 अ से लेकर अ तक, व्यंजन 33 क से लेकर ह तक, अयोगवा 2, अंग और अंग को अनुस्वार और अ को विसर्ग कहते हैं। आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं कछ, त्र, ज्ञ और स्र, और 2 जो है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं अड़ अड़। ठीक है ना, के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि अंग और अ स्वर है तो आप बताएंगे कि स्वर नहीं है। इसमें ना देखिए, ये स्वर इसलिए नहीं है ना कि इसमें अंग में ना आपके स्वर के भी गुण पाए जाते हैं और आपके जो है व्यंजन के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये पूर्ण रूप से स्वर नहीं है। अ भी जो है, अ में भी आपके स्वर और व्यंजन दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक, स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर में आपके 4 स्वर आते हैं। वह है अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है ना। और दीर्घ स्वर में आपके 7 स्वर आते हैं। वह है आपका आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। यानी इनकी संख्या 4 है और इनकी संख्या 7 है। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 7 और 4 मिलाकर पूरा स्वरों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है ना। यानी इन्हीं 11 स्वरों को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। यहाँ से अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यहाँ से आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ये जो दीर्घ स्वर होता है
दीर्घ स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है मूल दीर्घ स्वर, ठीक है ना, और मूल दीर्घ स्वर में आपका आता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और दूसरा आपका है संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर में आपका आता है ए, आए, ओ और औ। तो हमको याद रखना है कि दीर्घ स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। दीर्घ स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ और संयुक्त स्वर में ए, आए, ओ और औ। ये जो संयुक्त स्वर होते हैं वह चार होते हैं, ए, आए, ओ, औ। ए जो है ओ और ई से मिलकर बना है, आए जो है ओ और ए से मिलकर बना है, ओ जो है ओ और ई से मिलकर बना है, और ओ है ओ और ओ से मिलकर बना है, ठीक है ना। यहाँ अ की जगह पर हम अ और आ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ई की जगह पर ई और बड़ी ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी अ जब भी लिया जाएगा तो उसमें अ और आ होगा, ई जब भी लिया जाएगा तो छोटी ई और बड़ी ई दोनों होगा। उसी तरह से इसमें भी, ठीक है ना, सब में अ और आ होगा, और इसमें जो है छोटा ऊ और आपका क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। अब यहाँ से हम लोग व्यंजन को लेते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से हम लोगों ने स्वर का भाग पढ़े, इस स्वर के कितने भेद होते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ व्यंजन के भी भेद पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ व्यंजन भी तीन प्रकार का होता है। व्यंजन तीन प्रकार का होता है। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है आपका उष्ण व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में आपका क से लेकर म तक, क से लेकर म तक। अंतस्थ व्यंजन में आपका होता है य, र, ल और व। उष्ण व्यंजन में आपका तालवी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह होता है, ठीक है ना। अब ये जो है क से लेकर म तक, यानी पूरा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो क से लेकर म तक होता है इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है कितनी होती है, 25। जब इसको काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। आपका अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, और आपका उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है ना। हो गया ना, 25, 4, 29, 4, 35। और व्यंजनों की संख्या अभी हम लोग पढ़े कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 35 होती है। तो यहाँ से आपका 25, 4, 29, 4, 35, यानी व्यंजनों की कुल संख्या 35। अब जो आगे पढ़ना है वह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। व्यंजनों का उच्चारण स्थान, ठीक है ना। व्यंजन का उच्चारण स्थान या स्वर का उच्चारण स्थान। तो पहले व्यंजन का पहले बता देते हैं, उसके बाद स्वर का बताएं। वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा वर्ण जो है कहाँ से बोला जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण हमारे मुख से होता है, किसी भी वर्ण का उच्चारण हमारे मुख से होता है। और ये जो हमारा मुख होता है, यह 5, इस हमारे मुख में 5 विभाग होता है। कितने विभाग होता है, 5 विभाग होता है। और उन्हीं 5 विभागों से वर्णों का उच्चारण होता है, ठीक है ना। ये जो हमारा ये जो सबसे जो नीचे का भाग है, ये इसको हम लोग कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ। चित्र में भी दिखाया गया है कि जो यहाँ गर्दन में जो है ना, ये गर्दन वाला जो भाग होता है हमारा कंठ होता है, ठीक है। यानी कुछ वर्णों का उच्चारण जो है हमारा कंठ से होता है। उसके बाद कंठ के बाद जब ऊपर आएंगे तो तालु ऊपर, ठीक है ना, तालु। ये दांत के अंदर का जो ये भाग होता है तालु, भोजपुरी में तारू, ठीक है ना। तो तालु होता है जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, और जब हमारी जीभ जाकर तालु में सटता है तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है तालव्य कहा जाता है, यानी तालु कहा जाता है, ठीक है, यानी तालु से कहा जाता है। उसके बाद आगे जो है मूर्धा होता है, जहां दांत सटा होता है, जहां दांत का जड़ होता है,
यानी दांत के बाद जहां से मांस स्टार्ट होता है, यानी दांत का जो जड़ होता है वह हमारा मुर्दा होता है। जब भी हम कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं और जब हमारा जीभ जो है मूर्धा पर स्पर्श होता है तो हम उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मूर्धा के बाद जो है आपका दांत, ठीक है ना। जब हमारी जीभ जो दांत से संपर्क होती है, स्पर्श होती है, तो उसको हम दंत व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। उसके बाद कुछ वर्णों का उच्चारण करने पर ओठ का प्रयोग होता है तो उसको हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्रम से है आपका, पहले कंठ, उसके बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत और दांत के बाद ओठ। बिल्कुल क्रम से है, बिल्कुल क्रम को याद रखेंगे। कंठ, तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा से नीचे दांत और दांत के बाद जो है सबसे बाद ओठ है। इस क्रम को याद रखेंगे तो हम जो है किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहां से देखते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को लेते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान मुख के किस किस भाग से होता है, ठीक है ना। जो स्पर्श व्यंजन है उनका जो उच्चारण स्थान है वह मुख के किस किस भाग में होता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोगों ने क ख ग घ को लिखा गया है, क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो क से लेकर अंग तक लिखा गया है इसको हम लोग कवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर्ग कहते हैं। ये च से य तक लिखा गया है तो इसलिए हम इसको च वर्ग कहते हैं, यानी ये चौक वर्ग के व्यंजन है, ठीक है ना। उसी तरह से ये ट से औरत तक को हम लोग टवर्ग व्यंजन कहते हैं, टवर्ग व्यंजन कहते हैं। यहाँ से त से न तक को हम लोग तवर्ग व्यंजन कहते हैं और प से म तक पवर्ग होता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग में 5-5, 5 इस वर्ग में, 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 यानी कुल मिलाकर जो है स्पर्श व्यंजन जो है 25 है। यानी कहीं भी आपको पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। कितने वर्ग होते हैं तो 5 वर्ग होता है। कौन कौन सा वर्ग होता है तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और कवर्ग। सबसे पहले हम लोग कवर्ग को लेंगे। कवर्ग जो है कंठ से बोला जाता है। पहले यहाँ से शुरुआत होगी, बताए थे ना कि सबसे पहले हम लोग कंठ से शुरुआत करेंगे। यानी जो जितने भी कवर्ग में आएंगे क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ होगा। हम इसको जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे तो कंठ का प्रयोग होगा। यदि कंठ का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो क का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क यानी कंठ से बोला जा रहा है। ख ग घ अंग यानी सब कंठ से हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। इसलिए हम लोग कवर्ग को जो कंठ व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। कवर्ग को लेते हैं। चवर्ग कंठ के बाद जो है तालु, यानी जो चवर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। चवर्ग में आपका च छ ज झ इया। जब भी हम च का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जीभ है वह तालु को स्पर्श करेगा। किसको स्पर्श करेगा? तालु को। च छ ज झ इया, यानी तालु को जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक हम लोग च छ ज झ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। यानी जो चवर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। उसके बाद जो है टवर्ग है। टवर्ग जो है, टवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धा होता है। और क्रम याद रखिएगा कि तालु के बाद जो है आपका मूर्धा आएगा, यानी क्रम से आ रहा है। पहले कंठ, उसके बाद तालु और टवर्ग जो है आपका मूर्धा में हो गया। यानी जब भी हम ट ठ ड ढ अ का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करेगी, यानी ट ठ ड ढ अ, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम
तवर्ग में आते हैं। तवर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंत होता है, यानी जब भी हम त, थ, द, ध, न का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ जो है दांत को स्पर्श करेगी, और जब हमारी जब दांत जो है जब तक हमारी जीभ को स्पर्श नहीं करेगी तब तक जो है हम त, थ, द, ध, न का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। जब भी देखिए त जीभ स्पर्श हो रहा है दांत में, थ जीभ हमारा जो है दांत में स्पर्श हो रहा है, द, ध, न, तो जब भी हमारा जीभ जो है दांत को स्पर्श, ठीक है ना, यानी तवर्ग का उच्चारण स्थान आपका जो है दंत हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर है पवर्ग का। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। प, फ, ब, भ, म, ये कोई भी ये जो 5 व्यंजन है, हम चाहें कि इनका उच्चारण बिना ओठ सटाए कर लें तो कभी भी नहीं हो पाएगा। प बोलना है, बिना ओठ सटाए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसलिए प का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। उस तरह से फ बोलने का प्रयास कीजिए, नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर इसको हम भूल जाते हैं तो हम उसका उच्चारण स्थान करके देख सकते हैं कि कहाँ से किसका उच्चारण हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम क्रम से याद कर लेते हैं तो कवर्ग कंठ, कवर्ग कंठ, चवर्ग तालु, टवर्ग मूर्धा, तवर्ग जो है दम, और पवर्ग ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है, तो हम इसको कभी भी नहीं भूल सकते हैं। यदि आपका परीक्षा में दे दे कि ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। छ का उच्चारण स्थान तालु, भ का क्या होगा? दंत, फ का ओष्ठ, ग का कंठ। यानी प्रश्न इसका जब भी बनेगा तो इसी तरह से प्रश्न बनेगा कि भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान जो है आपका ओष्ठ है। ठीक है, बिल्कुल। और एकदम बिल्कुल क्रम को याद रखेंगे तो आपका कभी नहीं भूलेगा। अगर परीक्षा में आता है तो तुरंत उस क्रम को क्या करिए? लिख लीजिए, लिख लीजिए, और लिखने के बाद तुरंत उसका आंसर क्या कर लीजिए? निकाल लीजिए। ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और वह आपका होता है य, र, ल और व। ठीक है ना। इन अंतस्थ व्यंजन में जो य होता है और जो व होता है, इसको अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि परीक्षा में इसको भी कई बार पूछ चुका है, और पूछता भी है और पूछता रहेगा। ठीक है ना। कि अर्ध स्वर क्या है, दे देगा कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन है। 4 विकल्प दे देगा, और उसमें जो है य और व को एक में दे देगा, और में क्या कर देगा कि य र दे देगा, ल व दे देगा, र व दे देगा, और जिस विकल्प में आपका य और व होगा वह हमारा विकल्प क्या होगा? सही होगा, यानी य और व हमारा अर्ध स्वर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इनको अर्ध स्वर क्यों कहा गया है। ठीक है ना। जैसे हम कहें कि राधा चली गई, राधा चली गई, तो जो गई शब्द आया है, गई को हम बड़ी ई भी लिख सकते हैं, और य में बड़ी की मात्रा भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि जो ये स्वर है, स्वर की जगह पर हम य का भी प्रयोग कर रहे हैं। गई में जो ये बड़ी ई है, बड़ी ई की जगह पर हम य का भी क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग करते हैं। तो इसलिए य को जो है अर्ध स्वर कहा गया है। ठीक है ना। उसी तरह से जैसे कौवा ऐसे लिखा जाता है, तो कौवा की जगह पर हम व का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी देख रहे हैं कि आ क्या हमारा स्वर है ना, और इस स्वर की जगह पर हम व का भी प्रयोग कर ले रहे हैं, इसलिए हम व को भी क्या कहेंगे? अर्ध स्वर कहेंगे। ठीक है। अब आगे जो है ये र है, र को हम लोग कुंठित या क्रमपित व्यंजन कहते हैं। र को कुंठित या क्रमपित व्यंजन कहते हैं, और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में पूछता रहता है। उसके बाद जो है तीसरा जो है हमारा है उष्ण व्यंजन है, और उष्ण व्यंजन में आपका आता है तालवी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह। तो इसीलिए हम बताए हैं कि इसको आप बड़ा सा, मझला स और छोटा स न पढ़िए,
ठीक है ना, या सलजम स, षष्ठकोण स या सफेरा स न पढ़िए, इसको जब भी पढ़िए तो पढ़िए कि तालवी स, मूर्धन्य स, दांती स। इसका मतलब यह है कि तालवी स है तो तालु से, मूर्धन्य स है तो मूर्धा से, इसीलिए मूर्धन्य स कहा गया है। ये तालु से बोला जाता है इसलिए तालवी स, ये मूर्धा से बोला जाता है इसलिए इसको मूर्धन्य स, और इसको दंत से बोला जाता है इसलिए इसको दांती स कहा जाता है। ठीक है ना, यानी इस स का उच्चारण स्थान तालु, इस स का उच्चारण स्थान मूर्धा, इस स का उच्चारण स्थान दंत, और जो ह होता है, ह का उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ह को याद रखेंगे कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यदि आप कहीं भूल भी जाते हैं तो आप उसका उच्चारण करके देख सकते हैं ऐसे, ह कंठ से आ रहा है ना, ह किससे आ रहा है, कंठ से। तो ये वाला जो स है तालु से, ये वाला स जो मूर्धा से, और ये वाला स जो है दंत से। जब ये तालु से हो रहा है तो इसके सीधे ऊपर जाएंगे य, जब ये भी तालु से तो ये भी तालु से, यानी य का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। लाइन से है ना। उसी तरह से स का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इस स का, तो र का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, याद रखेंगे। उसी तरह से इस स का उच्चारण स्थान दंत है तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, दंत होगा। क्रम से याद रखेंगे, तालु, मूर्धा और दंत। उसके बाद जो व होता है वह दंतोष्ट होता है, यानी दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है व को, इसलिए व को दंतोष्ट व्यंजन कहा जाता है, यानी इसका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों होगा। और वह को परीक्षा में बार बार पूछता रहता है कि वह का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है ना, वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो वह का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ट होगा। यहां से देखेंगे संयुक्त व्यंजन। तो इस अभी हम पीछे बता चुके हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और वह होता है कछ, त्र, ज्ञ और स्र। तो निश्चित है कि संयुक्त व्यंजन है तो बना होगा। तो जो कछ है वह क आधा क और स से मिलकर बना होता है। कभी कभी इसमें कंफ्यूज, हिंदी भाषा में किसी भी अक्षर के नीचे यदि हम हलंत लिख देते हैं तो आधा हो जाता है। तो जो ये हलंत है इस क पर रहेगा, ठीक है, और आधा क और स मिलकर जो कछ बनता है। इसका ट्रिक दिया गया है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी में जब कख ग याद करते हैं तो कछ की अंग्रेजी होती है के यस यच, होती है ना। तो जब के लिखा गया है तो के लिए क होगा, और के आगे ए नहीं है तो आधा होगा, के आगे ए नहीं है तो आधा होगा, और यस यस से ये स होगा। तो यानी जब भी हम कछ को जब ये पूछा जाएगा कि कछ जो है किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो कक्ष जो है आधा क और स से मिलकर बना है। उसी प्रकार से जब त्र को देखेंगे तो त्र जो है आधा त और र से मिलकर बना है, यानी हलंत केवल त में होगा, र में नहीं होगा। हम इसका भी स्पेलिंग लिखते हैं त्र का टी आर, तो टी के आगे ए नहीं है तो आधा त और र, ठीक है ना। उसके बाद ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना है, यानी आधा ज और य, ठीक है ना। ये ज्ञ है, और स्र है, स्र जो है आधा स और र से मिलकर बना होता है, क्योंकि जहां भी हम श्री लिखते हैं तो यस यच आर लिखते हैं ना, तो यस यच से आधा स और र से र, क्योंकि र के बाद जब ए नहीं होता है तो उसको पूरा मान लिया जाता है, पूरा अक्षर मान लिया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह सब में देख लेंगे, कछ के लिए आधा क और स, त्र के लिए आधा क और र, ज्ञ के लिए आधा ज और य, और स्व के लिए आधा स और र, यानी हलंत पहले वाले में होगा, दूसरे वाले में नहीं होगा। स्वर का उच्चारण स्थान, स्वर का उच्चारण स्थान में हम लोगों ने स्वर को इस प्रकार से लिख लिया, पहले अ आ, उसके बाद छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए आए ओ औ, ठीक है ना। तो जो ये अ और आ होता है, इसका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ होता है, फिर कंठ से ही शुरू होगा, नीचे से, कंठ से, ठीक है ना। तो अ आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु। लेकिन यहाँ पर जो ऊ आएगा ना, इसका यहाँ पर क्रम बिगड़ जाता है। तालु के बाद मूर्धा आना चाहिए, लेकिन मूर्धा के बाद पहले ओष्ठ है। इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ इसमें यहाँ क्रम बिगड़ जाता है, और ऊ और बड़ाऊ ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, क्योंकि जब भी ऊ का उच्चारण करेंगे ना, जब भी हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो ओठ का प्रयोग होगा, ऊ ऊ हो रहा है ना। तो इसलिए
छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है, यानी छोटाऊ और बड़ाऊ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। उसके बाद जो री है, री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो याद कर लेंगे कि अ आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई और छोटी ई का उच्चारण स्थान तालु, ऊ और छोटाऊ ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, री का उच्चारण स्थान मूर्धा। जब ए और अ पाएंगे तो यहाँ से कंठ तालु ऐसे तीर बनाए हैं ना, तो ए और अ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु से होगा। ये दोनों से मिलकर होगा, इसलिए हम ऐसा चिन्ह बना दिए हैं। चिन्ह को याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। यानी ए और अ का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ तालु होगा, और कंठ तालु को हम कंठ तालव्य भी कहते हैं। ठीक है ना, कंठ तालु को कंठ तालव्य भी कहते हैं। उसी तरह से ओ और औ का उच्चारण स्थान होगा कंठ और ओ, यानी यहाँ कंठ से ये तीर जो चल कर आया है कंठ से कहाँ तक? ओष्ठ तक, और ये हमारा हो जाएगा कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ए आए ओ औ को जब संयुक्त स्वर पढ़ रहे थे तो उसमें यह बताया गया था कि ए जो है अ और ई से मिलकर बना है। अ और ई से, अ और ई से मिलकर बना है, तो इसलिए कंठ और तालु, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। और ओ को बताया गया था कि अ और उ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अ और उ से, तो इसलिए इसका जो स्थान होगा कंठ और ओष्ठ होगा, यानी कंठोष्ठ। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसानी से भी हम इसके क्रम को याद कर सकते हैं कि अ आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ई बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, री का क्या होगा, ए का क्या होगा, अ का क्या होगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ए और अ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और तालु है, ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ है। ठीक है, नासिक के व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। नासिक के व्यंजन क्या होता है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन का हम लोग वर्ग बनाए थे वर्ग ना। तो जो वो स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग होता है, वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है यहाँ पर, वही हमारा क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है। यानी अंग, यानी कवर्ग का अंग, चवर्ग का इया, टवर्ग का और, तवर्ग का न और पवर्ग का म, यानी अंग, इया, और, न और म जो है हमारा नासिक के व्यंजन होता है। ठीक है ना, यानी इसको हम नाक से भी बोलते हैं, यानी कंठ के अलावा नाक से भी बोलते हैं, तालु के अलावा नाक से बोलते हैं, और को मूर्धा के अलावा नाक से भी बोलते हैं, न को दंत के अलावा नाक से भी बोलते हैं, और म को जो है ओष्ठ के अलावा मतलब नाक से भी बोलते हैं। यानी इनका जब उच्चारण स्थान होगा तो इसमें दोनों आएगा, यानी अंग का उच्चारण स्थान कंठ और नाक दोनों, कंठ और नाक दोनों, य का उच्चारण स्थान तालु और नाक दोनों होगा, और का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा और नाक दोनों होगा, न का उच्चारण स्थान जो है दंत और नाक दोनों होगा। उसी प्रकार से म का भी उच्चारण स्थान जो है आपका ओष्ठ और नाक दोनों होगा। ठीक है ना, इसीलिए अंग, य, और न और म को अंग, य, और न और म को हम लोग नासिक के व्यंजन कहते हैं। चूंकि यह जो है स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर है, इसलिए हम इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर यानी जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पंचम अक्षर हो जाएगा, यानी 5वां अक्षर। ठीक है ना, इसका दूसरा भी नाम है। कहीं भी अगर पंचमाक्षर आ जाता है तो समझ लीजिए कि पंचमाक्षर का मतलब अंग, य, और, न और म होगा। ठीक है ना, जब हम ये जो नासिक के व्यंजन होता है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो जब नासिक के व्यंजन को बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको अनुस्वार कहते हैं, और जब चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं नासिक व्यंजन का कुछ प्रयोग देखते हैं कि नासिक के व्यंजन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। चूंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में,
जैसे कुछ शब्द है गंगा और पंचम है, घंटा है, तो कुछ शब्दों में तो हम जानते हैं कि कहाँ पर इस औरा का प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है हम आधा अंगों और आधा यो का प्रयोग नहीं जानते। जब भी हम जहाँ पंचम आता है इस प्रकार से तो हम पंचम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको यह नहीं पता है कि यह जो आधा नौ जो है किस वर्ण से बना है। गंगा आ गया है, गंगा भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि यह जो गंगा पर जो ये आपका अनुस्वार आया है यह किस वर्ण से बना है। ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि गंगा जब भी लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गंगा, यानी गौ आधा अंग और गम्या का मंत्रा गा, गंगा। लेकिन जब हम इस आधा अंग को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे तो ग पर क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। यानी गंगा इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन गंगा को हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि गंगा का जब ये जो अनुस्वार प्रयोग हुआ है वह आधा अंग के जगह पर हुआ है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से ये पंचम ऐसे लिखा जाता है, प आधा य च और म। तो जब हम इसको अनुस्वार के रूप में बदलेंगे तो ये आपका बिंदु हो जाएगा, पंचम हो जाएगा। ठीक है ना। और घंटा में आधा और लिखते हैं, ठीक है ना, घंटा में आधा और लिखते हैं, और जब इसको अनुस्वार के रूप में बदलेंगे तो घंटा ऐसे हो जाएगा, यानी घ पर बिंदु हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से मेरा नाम है संतोष, संतोष में आधा नौ का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। और जब हम इसको अनुस्वार के रूप में लिखेंगे तो ये जो आधा नौ है यह बिंदु के रूप में प्रयोग हो जाता है, यानी संतोष ऐसे। उसी प्रकार से संभव, संभव में स है, आधा म है, भ है, व है। तो जब हम इसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं तो जो आधा म है बिंदु के रूप में हो जाता है, यानी स पर बिंदु हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम संभव क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो पांचों नासिक के व्यंजन है उनका एक एक उदाहरण बता दिया गया है। पहला जो नासिक व्यंजन अंग है वो गंगा में प्रयोग हुआ है, आधा दूसरा जो य है वह जो है पंचम में प्रयोग हुआ है, और जो है घंटा में प्रयोग हुआ है, आधा नौ मेरे नाम में प्रयोग हुआ है संतोष में, और आधा मौ जो है इस संभव में प्रयोग हुआ है। और जब हम इसको नासिक के अनुस्वार के रूप में बदलते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है? बिंदु हो जाता है। ठीक है।